हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का लगातार 7वां बजट पेश किया है। इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी 2024 को भी बजट पेश किया था, लेकिन वो अंतरिम बजट था। और अब उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट था, इस बात को आप याद रखिएगा। और 2024-25 के लिए देश का जो बजट है वो कितना रहा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 48.21 लाख करोड़ रुपए का, यानी इतना बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। दोस्तों, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज किया गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। तो इन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पेश किया था। दोस्तों, बजट 2024 के प्रमुख फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा, इस बात का भी प्रावधान किया गया है। और आदिवासी बाहुल 63,000 गांवों के लिए एक स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका नाम है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस बजट में यह कहा गया है कि बिहार को 41,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, इस बात का भी ऐलान किया गया है। और 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। और इसके अलावा 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए पीएम आवास योजना 2.0 योजना शुरू की जाएगी, इस बात का भी प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे, ये बताया गया है बजट में। 20 तरह के खनिज और जो आयातित सोना चांदी है वो सस्ता होगा, क्योंकि इस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाई गई है। इस बजट में यह भी कहा गया है कि मोबाइल फोन सस्ते होंगे, क्योंकि फोन और चार्जर पर ड्यूटी घटा करके 15% कर दी गई है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी, लेकिन ये बिजली उन्हीं को प्रदान की जाएगी फ्री में जिनके घर में सोलर पैनल लगाया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। दोस्तों, इस बजट में नए टैक्स रिजीम के अनुसार अगर आपकी आय 3 लाख रुपए तक है तो उसमें इनकम टैक्स फ्री किया गया है। और 3 से 7 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% इनकम टैक्स लगेगा। और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% इनकम टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 20% इनकम टैक्स लगेगा। और 15 लाख से अधिक अगर आपकी इनकम है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स बताया गया है 2024 के बजट में। अब हम जानते हैं कि किस सेक्टर में कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस पर सबसे अधिक खर्च किया गया है इस बजट में 4,54,773 करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस पर 1,25,663 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और हेल्थ पर 89,287 करोड़। वाकई अगर आप बजट के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। आप चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप बजट से रिलेटेड विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो हरियाणा में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा एक ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहां पर बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभी हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है और छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वह भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा की गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते में यह कहा गया है कि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये जो ग्रीन चारकोल संयंत्र होता है इसमें क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें कचरे को चारकोल में बदला जाता है, यानी जो नगर निगम का कचरा होता है उसको चारकोल में बदल दिया जाता है और ये जो चारकोल बनता है वह कम CO2 उत्सर्जन करता है और इस चारकोल का उपयोग विद्युत संयंत्र, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और सीमेंट कारखानों में किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वही चारकोल है जिसको कचरे से बनाया जाता है। बात करते हैं एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की। तो सबसे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और यह बिजली के व्यापार से संबंधित व्यवसाय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की तो इन्हें रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान प्राप्त हुआ है। रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 अभी हाल में प्रदान किया गया था। तो भारतीय निशानेबाज रहे हैं अभिनव बिंद्रा, तो उन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में यह अवार्ड अभिनव बिंद्रा को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा को यह अवार्ड ओलंपिक मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए प्रदान किया गया है। अभिनव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी यह अवार्ड मिल चुका है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और वे ओलंपिक गेम्स का इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और दूसरे कौन है? नीरज चोपड़ा। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की बात करें तो यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है और इसका काम होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। तो हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने किसे अपना CEO और MD नियुक्त किया है? तो KV सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के CEO और MD अभी हाल ही में बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा की बात करें तो यह अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष हैं और सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाई गई हैं। तो RBI ने अभी हाल ही में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम या KV सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है। उनका 3 साल का जो कार्यकाल है वो 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा। दोस्तों सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व संयुक्त प्रबंधन निदेशक भी हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो यह भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं
केपी हॉर्मिस। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख डिस्कस करते हैं, जैसे एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं देवदत्त चंद और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं निधु सक्सेना, कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट राव, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनोलो मार्केज। तो मनोलो मार्केज अभी हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। स्कॉट फ्लेमिंग की बात करें तो यह भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। गौतम गंभीर अभी हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं और हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और वो अभी वर्तमान में एफसी गोवा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एफसी गोवा के वो मुख्य कोच हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय फुटबॉल की रैंकिंग की बात करें तो अभी जो फीफा रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भारत 124वें स्थान पर है और अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं इसके कल्याण चौबे और उपाध्यक्ष हैं नालापद अहमद हारिस। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है लिएंडर पेस। तो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, तो उन्हें अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम है यह एक प्रकार का सम्मान है, तो यह सम्मान अभी हाल ही में लिएंडर पेस को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। सुमित नागल की बात करें तो यह भारत के टेनिस प्लेयर हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स मैन ड्रॉ में जीत हासिल की है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। रोहन बोपन्ना ये भी भारत के टेनिस प्लेयर हैं, तो इन्होंने मैट एबडेन के साथ मिलकर के मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहे हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो इन दोनों को अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, लिएंडर पेस को खिलाड़ी श्रेणी में यह सम्मान दिया गया है और विजय अमृतराज को योगदानकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं लिएंडर पेस और ये हैं विजय अमृतराज। दोस्तों, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम किस देश में स्थित है? तो इसको आप याद रखिएगा, यह अमेरिका में स्थित है और यह उन खिलाड़ियों, प्रशासकों या अन्य लोगों को सम्मान करता है जिन्होंने टेनिस के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया होता है। दोस्तों, लिएंडर पेस की बात करें तो यह भारत के महानतम टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें इनके मिश्रित युगल में 10 और पुरुष युगल में 8 खिताब हैं। लिएंडर पेस दुनिया के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। लिएंडर पेस ओलंपिक पदक जीतने वाले और आज तक के एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। विजय अमृतराज की बात करें तो यह भी भारत के टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 1974 और 1987 में डेविस कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया है। वह एक लोकप्रिय टेनिस कमेंट्रेटर भी हैं और अमृतराज 2001 में संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय भी हैं। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H-125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच में। तो दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच में
H-125 हेलीकॉप्टर को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो ये जो H-125 हेलीकॉप्टर्स है ये अब भारत में बनेगा, और भारत में कौन सी कंपनी बनाएगी? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। और किसके सहयोग से बनाएगी? एयरबस हेलीकॉप्टर्स के सहयोग से। तो मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2026 में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, H-125 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। यहां पर आप उसको देख सकते हैं। यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग की है। एयरबस की बात करें तो यह एक विमान बनाने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय है ब्लॉगनेक, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आंसर हो जाएगा 21.71% भाग पर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ये कहा है कि देश में जो कुल वन क्षेत्र है वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। यहां पर राज्य का जो कुल वन क्षेत्र है वो है 77,493 वर्ग किलोमीटर। फिर मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र है और हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है, यानी 1,603 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में ये कहा है कि जो पर्यटक जाएंगे सिक्किम घूमने के लिए वो अपने साथ कचरा बैग ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो कचरा है वो उस बैग में रखेंगे, ना कि फैलाएंगे। तो इस बात का आदेश अभी हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और यह भारत का पहला जैविक राज्य है। सागा दावा त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम की स्थापना नामग्याल वंश के द्वारा की गई थी। सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। और चेटन 2 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? सिक्किम में है। और सिक्किम राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत किसने की है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक हैं उनको 5 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, गुजरात की बात करें तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, यानी गुजरात राज्य में है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, कल का पहला क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है? तो 6.5 से 7%। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। और रिबोवेर्ता मैंचुटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है। उनका संबंध किस देश से है? ग्वाटेमाला से। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा रामचरण। यूएन जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट। कमला पुजारी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक कृषिविद थी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य होगा? 2025। शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है या मनाया जा रहा है? 22 से 28 जुलाई 2024 तक। स्विस ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
मोटेयो वेरेटिनी ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख वायसराय और गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के द्वारा नियुक्त बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था? तो यह प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा एवं न्यायिक संगठन की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्ष 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में किस गवर्नर जनरल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है? लॉर्ड वेलेस्ली की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई है? तो ये 2020 में आई है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2020 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहां पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो उससे आपको ऐड हो जाना है। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कोर्स ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।